नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 8 दिसंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है, आदर्श आचार संहिता चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को विनियमित करने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का एक समूह है। यह कथन एकदम सत्य है। यह चुनाव से एक महीने पहले से परिणाम की घोषणा की तारीख तक लागू रहती है। अब यहाँ पर देखिए, यह चुनाव की जो घोषणा की तारीख तक, यहाँ पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि चुनाव आयोग जब घोषणा करता है, चुनाव आयोग यानी कह सकते हैं कि चुनाव की तिथि की घोषणा करता है, जिस दिन घोषणा करता है उस दिन से ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाती है। तो ये कथन असत्य हो जाता है और यह दिशा निर्देश कानून द्वारा प्रवर्तनीय है, यह भी कथन असत्य है। इसका कोई संविधान में उल्लेख नहीं है। तो यहां पर केवल एक सही होगा, अतः आंसर ए होगा। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन पर चुनाव आयोग ने 2 अधिकारियों को वार्न किया है, यानी इलेक्शन कमीशन वार्न्स 2 ऑफिसर्स फॉर वायलेशन ऑफ इलेक्शन कोड। यानी चुनाव आयोग ने कहा कि उसने तेलंगाना के मुख्य सचिव को मौजूदा विधान परिषद चुनाव के दौरान सावधान रहने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के लिए 2 अधिकारियों को औपचारिक चेतावनी जारी करने के लिए आगाह किया है। तो उक्त अधिकारियों ने तेलंगाना में महापौरों, अध्यक्षों, उप महापौरों, उपाध्यक्षों, नगर सेवकों, वार्ड सदस्यों, शहरी स्थानीय निकायों के सह विकल्प सदस्यों को मानदेय बढ़ाने के लिए 18 नवंबर को तेलंगाना सरकार का आदेश जारी किया, जो वास्तव में तेलंगाना विधान परिषद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल है। तब ऐसे में सोचिए कि चुनाव आयोग ने 9 नवंबर को चुनाव आयोग द्वारा 12 सीटों के लिए 9 स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव की घोषणा की गई थी। तो यानी आदर्श आचार संहिता जिस दिन घोषित की गई थी 9 नवंबर को ही तत्काल प्रभाव से लागू हो गई थी। अब ऐसे में 18 नवंबर को यह मानदेय लागू करना सीधे सीधे कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है, यानी आदर्श चुनाव आचार संहिता का सीधे सीधे उल्लंघन है। तो आदर्श आचार संहिता, भारत में जब भी चुनाव का आयोजन होता है तो वहां पर आदर्श आचार संहिता को लगाया जाता है। चुनाव की तारीखों के साथ ही आचार संहिता की घोषणा कर दी जाती है और यह नतीजा आने तक जारी रहता है। और इस समय राजनीतिक दलों, राजनेताओं को कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, यानी कोई भी सरकारी सहायता या अन्य बातें नहीं बतानी होती हैं, सीधे सीधे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन होता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों को बड़ी सख्ती से पालन कराता है और किसी भी प्रकार की अनियमितता देखने पर तुरंत कार्रवाई करने का आदेश उस क्षेत्र के अधिकारी को दे देता है। तो यह सुनिश्चित भी करता है कि चुनाव सही प्रकार से संपन्न हो। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है? यहां पर देखिए, कह रहा है कि गलत है। तो पहला कथन है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस एक अंतर सरकारी संगठन है जो स्थायी, प्रभावी, वैध लोकतंत्र विकसित करने के लिए दुनिया भर में लोकतांत्रिक संस्थानों और प्रक्रियाओं को समर्थन और मजबूत करने के लिए कार्य करता है। तो यह कथन एकदम सत्य है, लेकिन यहां पर हमको गलत को ढूंढना है। दूसरा है, यह स्टॉकहोम में स्थित है और संयुक्त राष्ट्र का एक आधिकारिक पर्यवेक्षक भी है। तो यह भी कथन सत्य है। अब यहां पर हमें गलत ढूंढना है। भारत इस संगठन की सदस्यता के लिए प्रयासरत है, यहीं पर यह कथन गलत हो जाता है, क्योंकि भारत इसका सदस्य है। 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 34 सदस्यों में भारत संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। तो यानी उत्तर केवल सी होगा, यानी गलत कौन सा है? तो तीसरा गलत है। तो यह भी खबर आई हुई है द हिंदू में। सुनील अरोड़ा वैश्विक निकाय के सलाहकार बोर्ड में शामिल हुए। यह 15 सदस्यीय है जिसमें इन्हें शामिल किया गया और सुनील अरोड़ा 2018 से 2021 तक भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त भी
रह चुके हैं। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस, यह जो है 1995 में स्टॉकहोम स्वीडन में स्थापित एक अंतर सरकारी संगठन है। 34 सदस्य देश हैं, भारत भी संस्थापक सदस्यों में से एक रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की नई पुनर्गठित योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? तो पहला कथन है इसमें स्थानीय विकास की जरूरतों के प्रति ग्रामीण स्थानीय शासन को अधिक उत्तरदायी बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की क्षमताओं का विकास और सुदृढ़ीकरण। तो अब यहां पर देखिए यह एकदम सत्य है। दूसरा है प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने वाले पंचायती राज संस्थानों के लिए भागीदारी योजना तैयार करना, उपलब्ध संसाधनों का कुशल तथा इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करना। यह भी कथन एकदम सत्य है। सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायत स्तर पर स्थानीय समस्याओं का स्थायी समाधान करना, यह भी कथन एकदम सत्य है। इस अभियान के तहत ये सारी बातें इसमें उल्लिखित हैं, तो अतः आंसर डी होगा। तो यह भी खबर पीआईबी में आई हुई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने पंचायती राज संस्थानों की रिपोर्ट के माध्यम से स्थायी विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी का स्थानीकरण जारी किया है रिपोर्ट। तो भारत सतत विकास लक्ष्य का 2030 का एक हस्ताक्षर करता है। पंचायती राज मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के माध्यम से एसडीजी की उपलब्धियों के लिए प्रतिबद्ध है और यह महत्वपूर्ण है। यह अभियान क्या है? यह 2018-19 में लागू किया गया। मिशन अंत्योदय के साथ 117 आकांक्षी जिलों में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायतों को मजबूत बनाना इसका प्राथमिक उद्देश्य है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। नासा के एलसीआरडी मिशन का क्या महत्व है? तो पहला इसमें दिया गया है, इसका उद्देश्य जानबूझकर एक अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह के साथ दुर्घटनाग्रस्त करके उसे विक्षेपित करना है। यह कथन असत्य है। दूसरा है, यह नासा की पहली लेजर संचार प्रणाली है जो एजेंसी को अंतरिक्ष में ऑप्टिकल संचार का परीक्षण करने में मदद करेगी। यह कथन एकदम सत्य है। तो इस तरह से उत्तर यहीं पर मिल जाता है और यह खबर इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई है। व्हाट इज नासाज न्यू कम्युनिकेशन सिस्टम एलसीआरडी, इट्स इंपॉर्टेंस। तो ये है क्या, इसका महत्व क्या है? तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 7 दिसंबर को ही 3:50 पर यह लॉन्च किया गया। क्या है? लेजर कम्युनिकेशंस रिले डिमॉन्स्ट्रेशन, जिसे एलसीआरडी कहा जाता है। तो इसके जो है लेजर वर्सेस रेडियो और अदर एडवांटेजेस क्या हैं, इन सब की बात हम लोग कर रहे हैं। तो लेजर कम्युनिकेशन रिले डिमॉन्स्ट्रेशन ऐसी तकनीक है, इसके जरिए संदेशों के बहाव के लिए रोशनी के जरिए एक सीधा रास्ता बनाया जाएगा। इस रास्ते से जाने वाले संदेश कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होते और ना ही ये किसी तरह से बिगड़ते हैं, ना देर होती है। और यह 2 तरफा रास्ता होता है जिसमें संदेशों का आदान प्रदान होता है। यहाँ ये आप देख सकते हैं कि 2 तरफ से इसमें दिखा रहा है संदेशों को। तो यह महत्वपूर्ण हो जाता है कि इंड टू इंड ऑप्टिकल रिले होगा, जिसे तोड़ पाना बेहद मुश्किल होगा। तो इसे 7 दिसंबर को नासा ने फ्लोरिडा में कैप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन से लॉन्च किया। तो यह जो है ऑप्टिकल संचार रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम की तुलना में बैंडविड्थ को 10 से 100 गुना अधिक बढ़ाने में मदद करेगा। यानी एलसीआरडी के 2 ऑप्टिकल टर्मिनल हैं, एक उपयोगकर्ता अंतरिक्ष यान से डेटा प्राप्त करने के लिए और दूसरा ग्राउंड स्टेशनों पर डेटा संचारित करने के लिए। तो मॉडेम डिजिटल डेटा को लेजर सिग्नल में ट्रांसलेट करेगा। इसके बाद इसे प्रकाश के इनकोडेड बीम के माध्यम से प्रेषित किया जाएगा। एजेंसी ने कहा है कि ये क्षमताएं एलसीआरडी नासा का पहला 2 वे यानी इन टू इंड ऑप्टिकल रिले बनाती है। लेजर वर्सेस रेडियो, लेजर संचार और रेडियो तरंग प्रकाश की विभिन्न तरंग दैर्घ्य का उपयोग करती है। लेजर अवरक्त प्रकाश का उपयोग करता है और रेडियो तरंगों की तुलना में कम तरंग दैर्घ्य होता है। तो इससे कम समय में ज्यादा डाटा ट्रांसफर करने में मदद मिलेगी। और इसी तरह से नासा ने कहा है कि मंगल ग्रह के एक पूर्ण मानचित्र को वर्तमान रेडियो फ्रीक्वेंसी सिस्टम के साथ पृथ्वी पर वापस भेजने में लगभग 9 सप्ताह, जबकि लेजरों के साथ अगर हम करेंगे तो मात्र 9 दिन तक में ही हो जाएगा। तो इंफ्रारेड लेजर का उपयोग करते हुए एलसीआरडी 1.2 गीगाबिट
प्रति सेकंड पर पृथ्वी पर डेटा भेजेगा। तो कितना महत्वपूर्ण है। अन्य फायदे भी हैं कि ऑप्टिकल संचार प्रणालियां आकार वजन में छोटी होती हैं और रेडियो उपकरणों की तुलना में कम शक्ति की आवश्यकता होती है। और यह कहां होगा सिस्टम? तो LCRD पेलोड को अमेरिकी रक्षा विभाग के अंतरिक्ष परीक्षण कार्यक्रम सैटेलाइट 6 पर होस्ट किया गया है और यह 35,000 किलोमीटर ऊपर होगा भू समकालिक कक्षा में। और पहले 2 वर्षों के लिए LCRD अपनी संचार क्षमताओं का परीक्षण करेगा। इसे कैलिफोर्निया और हवाई में LCRD मिशन के ग्राउंड स्टेशनों के इंजीनियरों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में आया हुआ प्रश्न है 2017 में, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन्स, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किनकी स्थापना से है? तो ये जो है यहाँ पर ये तो नहीं होगा, इससे संबंधित राजा राम मोहन राय हैं और इन दोनों की स्थापना केशव चंद्र सेन ने की थी। तथा 2 और 3 सही होगा तो उत्तर क्या हो गया? बी हो गया। तो कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की स्थापना 1821 में राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा की गई थी और केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी और फिर यह 1868 में टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन और इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की 1870 में स्थापना। अब बढ़ते हैं फैक्ट ऑफ द डे में, ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करेंगे और ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के वायु संस्करण का उड़ीसा तट से दूर सुखोई 30M के फर्स्ट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। तो यहां पर ब्रह्मोस क्या है? तो अब देखिए, ब्रह्मोस यानी ब्रह्मपुत्र और रूस की मस्कवा नदी, इन दोनों के मिलन को ब्रह्मोस कहा जाता है। यानी रूस के सहयोग से यानी आज 8 दिसंबर को उड़ीसा के तट से एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से प्रातः 10:30 बजे सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30M के फर्स्ट से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया और इस उल्लेखनीय उड़ान में विमान से लॉन्च की गई मिसाइल ने सभी मिशन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पूर्व नियोजित गति पथ यानी ट्रेजेक्टरी का पालन किया। तो यह एक मध्यम दूरी की रैमजेट, अब देखिए ब्रह्मोस के बारे में जान लीजिए कि रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे पनडुब्बी, जहाज, विमान, जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। यह विशेष रूप से दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है और इसमें इसकी जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि यह रूसी संघ के रूसी NPO मशीनो एस्ट्रोएनिया और भारत के रक्षा अनुसंधान DRDO के बीच एक संयुक्त उद्यम है जिन्होंने मिलकर ब्रह्मोस एरोस्पेस का गठन किया है। तो इस तरह से प्रारंभ में इसकी सीमा 300 किलोमीटर से कम तक सीमित थी क्योंकि भारत मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम जिसे MTCR का सदस्य नहीं था, लेकिन 2016 में भारत इसका सदस्य हो गया। अब 800 किलोमीटर से अधिक रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल की एक नई पीढ़ी को विकसित करने की योजना बना रहा है भारत और ब्रह्मोस 5 मीटर से कम ऊंचाई और अधिकतम 15,000 मीटर की ऊंचाई के साथ उड़ान भरकर सतह के लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता रखता है। तो इस तरह से यह ब्रह्मोस मिसाइल है, इसे ध्यान रखेंगे। यहां पर इसे मैक कर लीजिएगा, इसकी गति है। तो इस तरह से आज का अंक यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपको आज का वीडियो भी अच्छा लगा होगा और अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।